हेलो एवरीवन गाइस, आई एम सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला चैप्टर है, मैंने पहले सोचा था ये एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, देन फिर इससे रिलेटेड केस स्टडीज डालता हूँ या केस सिनेरियो या एज द केस में भी। बिकॉज क्या होगा, मैं पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा बट आपको रिविजन से क्लिक नहीं हो पाएगा कि स्टडी मैट का कौन सा पॉइंट यहाँ यूज हुआ है। इसीलिए मैंने पहले उसका रिविजन वीडियो डाला। अगर आपको रिविजन वीडियो देखना है, चैनल पे जाओगे तो केस मतलब आप रिविजन की प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आप देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का रिवीजन डाला हुआ है। एक अराउंड 2 सवा 2 घंटे का रिवीजन वीडियो है। प्लीज डू सी दैट बिफोर अटेम्प्टिंग द केस स्टडीज और केस सिनेरियोस। हम्बल रिक्वेस्ट है। नाउ अब ये वाला क्या क्वेश्चन है, केस स्टडी 5। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मार्कस नियो फैशन लिमिटेड नाम से एक ब्रांड होती है। यस सर, ये फैशन वर्ल्ड में बहुत बड़ी ब्रांड है। ठीक है, कंपनीज डीलिंग विद बोथ फैब्रिक एंड रेडीमेड गारमेंट्स, दोनों गारमेंट्स बनाती है। अब यहाँ पढ़ रहा है, यही फैक्ट्स है। ठीक है, इसकी ना फोर्टनाइटली मीटिंग होती है, मतलब हर 15 दिन में एक मीटिंग होती है। ठीक है, फोर्टनाइटली मीटिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बीच में। किसके बीच में बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट में डिटेल में समझाया क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। 4 सेंटर होते हैं। सर कौन कौन से, एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज करवा दो। सर सबसे पहले तो होता है, अपन बिजनेस करते हैं, सबसे पहले तो सर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट के बाद सर रेवेन्यू पता चलता है, रेवेन्यू सेंटर्स। सर कॉस्ट और रेवेन्यू पता चल गया, दोनों के डिफरेंस से सर प्रॉफिट पता चलता है। और चौथा सर प्रॉफिट कहीं इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट सेंटर। अभी क्या डिटेल में होते हैं इसके लिए प्लीज, ठीक है, रिवीजन वीडियो। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ना फिर ये उनकी केस का वो पूरा है कि ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डैशबोर्ड है। सर मैट्रिक्स डैशबोर्ड क्या होता? सर ये अपन ने पढ़ा हुआ है, 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एंटरप्रेन्योर, फंक्शनल, डिवीजन, मैट्रिक्स। सर क्या होता है? सर प्लीज डिटेल में रिवीजन वीडियो देखिए, सर जी आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ मेरा मेन एम आपको पूरा रिवाइज करवाना नहीं है केस स्टडीज में, मेरे को सिर्फ आपको क्रक्स पॉइंट बताना है। रिवीजन वीडियो अलग से डाले हुए हैं। चलिए अब क्या हो रहा है सर, यहाँ ये लोग क्या बात करते हैं, एक रिसेंट में मीटिंग हुई है सबकी, जिसमें सीईओ बोलता है, जो वीपी है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है एचआर ह्यूमन रिसोर्स का, वो क्या बोलता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो बहुत जरूरी है ही है, वो उतना ही जरूरी है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वो उतना ही जरूरी है इंटेलेक्चुअल कैपिटल जितना फाइनेंशियल कैपिटल जरूरी है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज एज इक्वल इक्विवेलेंट टू फाइनेंशियल कैपिटल। यस सर, ये उसने बोला। अब देन उसके बाद आपको ये एक और दिया हुआ है कि जो कंपनी है वहां क्या है, वहां स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर इज टू सेमी स्किल्ड इज टू अनस्किल्ड, इनका रेशियो क्या है सर? 1:2:6 है, ये दिया हुआ है। यस सर, जो मैं अभी दिए हुए फैक्ट्स उसकी बात कर रहा हूँ। करेंटली कंपनी कैसे मेजर करती है? इकोनॉमिक वैल्यू अपॉन ईबीआईटी। ईवी अपॉन ईबीआईटी, देखो यहाँ लिखा हुआ है, फोकस ईवी, इकोनॉमिक वैल्यू, ईबीआईटी एंड रिटर्न्स ऑन कैपिटल एंड सफिशिएंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ध्यान देना, मतलब बेसिकली कंपनी क्या कर रही है सर? सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान दे रही है, सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स या फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे ध्यान दे रही है। समझ रहा है? सोचना कैसे, केस स्टडी के साथ अप्रोच कैसे डेवलप करना है। ठीक है, केस स्टडी पढ़ते पढ़ते ही अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है चैप्टर के, तो केस स्टडी से लिंक ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप केस स्टडी का वीडियो नहीं भी देखो तो भी चलेगा, लेकिन वो रिवीजन वीडियोस ढंग से देखना। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है अभी इधर सर, करंट परफॉर्मेंस मेजर से कर रहे हैं तो करेंटली फाइनेंशियल इस पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए आप ध्यान दे दिए इधर, ये डेटा दिया हुआ है आपको। क्या डेटा दिया हुआ है सर? सर रेवेन्यू जो है वो 14% से इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू 14%, अर्निंग जो 12% है। सर रेवेन्यू 14 से अर्निंग, बेटा बाकी के कुछ खर्चे भी रहते हैं ना, रेवेन्यू जितना बड़ा नेचुरली उतनी आपकी अर्निंग नहीं होती ना, कुछ खर्चे भी होते होंगे। यस सर, तो इसीलिए रेवेन्यू अर्निंग 12% से इंक्रीज हुई है, जो इंडस्ट्री से 4% ज्यादा है, 4% मोर देन द इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 11.5% है। कितना है? 11.5% है, जो इंडस्ट्री से 2.5% ज्यादा है। सर ये कहा दिया हुआ है बेटा? 2.5% एक्जैक्टली ज्यादा नहीं दिया, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज 9% दिया हुआ है, तो इंडस्ट्री एवरेज 9% अपना 11.5 है, तो मैंने ऐसे 2.5 कैलकुलेट करके लिख दिया। यस सर, फिर वीपी क्या बोलता कि अगर अपन ढंग के लेबरर ले, स्किल्ड लेबरर्स और लेबरर्स पे और ध्यान दे, तो अपन क्या अचीव कर पाएंगे? जेड कल्चर। व्हाट इज जेड कल्चर? सर जीरो एक्सीडेंट चाहिए, जीरो डिफेक्ट्स चाहिए, जीरो डिले चाहिए सर, जीरो इन्वेंट्री सर, जीरो ब्रेकडाउन सर, जीरो वेस्ट सर, जीरो चेंज ओवर, हर चीज अपने को जीरो मिल जाएगी। मतलब ये सारी बुरी चीजें है ना, ये सब अपने को जीरो होगा। जीरो इन्वेंट्री सर, अरे जस्ट इन टाइम पे स्विच हो रहे ना, इसलिए जीरो इन्वेंट्री। देन नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्शन का स्किल्ड लेबर जो है वो करेंटली जो डिफेक्ट हो रहा है, करेंटली जो वो 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब अगर अपन 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो 15 यूनिट डिफेक्ट निकल रहे हैं। समझ रहा है आपको? तो टोटल 115 में से बेटा 100 यूनिट सही बन रहे हैं, 15 डिफेक्ट बन रहे हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। 15 यूनिट डिफेक्ट बन रहे हैं, मतलब उसमें लेबरर का टाइम जा रहा, यूनिट्स जा रहे, रॉ मटेरियल जा रहा,
ओवरहेड्स के खर्चे जा रहे, इलेक्ट्रिसिटी जा रही, सारे खर्चे जा रहे हैं। किस लिए? सॉरी 1.5 है, सॉरी माय बैड, 1.5% है, माय बैड, सॉरी वो 15 नहीं है बेटा, 1.5 है, माय बैड, इसको यहाँ लिख लो, इज 1.5%। यस सर, ये 1.5% मतलब 100 में से 1.5 यूनिट खराब चल। यस सर। अब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या बोलता है कि वीपी मार्केटिंग एंड वीपी एचआर का पोजीशन ऑफ द ब्रांड इंप्रूव करना है, ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करना है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट डेवलप करवाना है। न्यूली डेवलप प्रोडक्ट विल मीट एंड सेट लेटेस्ट स्टाइल स्टेटमेंट इन द मार्केट, जो लेटेस्ट स्टाइल स्टेटमेंट इवेंचुअली हेल्प एमएनएफएल जो कंपनी है न्यू कस्टमर्स विद एक्सिस्टिंग मार्केट विदाउट इनकरिंग मच ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल्स एंड प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन पे ज्यादा खर्चे करे बिना अपन नया प्रोडक्ट जो बनाएंगे उससे नए कस्टमर्स आएंगे। स्किल लेबर कैन इजीली ब्रिंग इनोवेशन टू द प्रोडक्ट। ध्यान देना, स्किल लेबर इनोवेशन लाएंगे, ठीक है। अब आप वर्ड से क्लिक होना चाहिए सर, इनोवेशन है। इनोवेशन कौन से नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में आता? सर क्लिफ में आता। तो याद आना चाहिए कि क्या इधर बैलेंस स्कोर कार्ड लगेगा क्या? हाँ सर, इधर बैलेंस स्कोर कार्ड लगेगा। कहाँ लगेगा वो समझो, क्वेश्चंस पढ़ो। डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस मेजर मैनेजमेंट इंडिकेटर। यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर्स क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर्स मतलब, अरे बेटा सर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंडिकेटर सर आरओआई, याद करो क्या होता, कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो से लिंक करो। सर सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सर सबसे पहले तो अपन आरओआई निकालते, सर आरओआई में गोल कॉन्ग्रुएंस की मिस्टेक है इसलिए रेसिडुअल इनकम वाला निकालते। सर रेसिडुअल इनकम में प्रॉब्लम है कि सिर्फ इक्विटी वालों का देखता ही नहीं है, सिर्फ डिवेंचर्स या वो देखता है। यस सर, तो उसके लिए ईवीए निकालते। तो 3 हो गए आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। सर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे डील कर लो। हाउ सर, आ जाओ नॉन फाइनेंशियल पे। बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद सर परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस पिरामिड के बाद परफॉर्मेंस पिरामिड के बाद बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, एंड देन बिल्डिंग ब्लॉक के बाद लास्ट जो आपका एक और बचता है, कौन सा बचता है बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हो गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेटर्स। देखिए यही दिया हुआ है आपके इसमें, देखिए आरओआई, ईपीएस, अभी ईवीडीटीआई ज्यादा का लिखा, इंस्टीट्यूट कॉपी करता है कहीं से, लेकिन अपने को पता है ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर बताने और नॉन फाइनेंशियल वाले। मैं जूम कर देता हूँ, हाँ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों बताने। यस सर। फिर ठीक है, देन उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, डिस्कस द नीड फॉर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अरे सर सबसे बड़ी नीड यही है ना कि अपन करेंटली सब ईबीआई सब मनी के टर्म्स में देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये देखो इंटेलेक्चुअल कैपिटल के क्वेश्चन में बोला भाई, ये लाइन छाप देने का, इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज एज इंपॉर्टेंट एज फाइनेंशियल कैपिटल। यस सर, बाकी अपन ने पूरा रिवीजन में समझा है कि क्यों नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ पैसा आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। 4 परफॉर्मेंस मेजर्स पढ़े उसके कारण, इसीलिए नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया नेक्स्ट। अब देख लीजिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स सस्टेनेबल एक्शन बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। याद आया सस्टेनेबल से बेटा, ट्रिपल बॉटम लाइन। अब सस्टेनेबल से तो याद आ जाना चाहिए ना ट्रिपल बॉटम लाइन। ये 4 पढ़े थे ना? यस सर। चलिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो, tabulate the role of non-financial indicators considering the indicator or measures suggested by VPHR। अब VPHR ने क्या बोला है, देखो यहाँ उन्होंने क्या क्या चीजें बोली, खुद ही ध्यान देना। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि यार परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड। यस सर। दूसरा यहाँ उन्होंने बोला है जीरो जेड कल्चर, मतलब सर ये भी एम्प्लॉय रिलेटेड, वेरी गुड। फिर यहाँ वो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यस सर, जो क्वालिटी, तो प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड पार्ट हो गया। यस सर, एम्प्लॉय रिलेटेड हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड हो गया। आपको समझ रहा है सोचना कैसे है पार्ट पे? यस सर। दूसरा वो यहां बोल रहे, देखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब एक इक्वालिटी चाहिए, नॉलेज, लॉजिकल, इनोवेशन। यस सर। देखिए क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं इसे। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है यार, ह्यूमन रिसोर्स या लेबर, दैट्स ओके, वो वर्ड लिखने का तरीका अलग है। क्वालिटी ऑफ कोर्स, ये डायग्राम को छोड़ो यार, ये अपन बना नहीं सकते पेपर में, ये तो इंस्टीट्यूट ने जहां से आंसर कॉपी पेस्ट किया वहां ये डायग्राम थी। आप कॉन्सेप्ट समझो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। यस सर। स्किल, एट्रिएशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स में इतने देर से लेबर की बात कर रहा हूँ। यस सर। और चौथा एक ब्रांड इक्विटी है। देखिए यहाँ एक लाइन है कि उनको ब्रांड बनाना है, पोजिशन ऑफ ब्रांड वैल्यू। देखिए ब्रांड कैन बी इम्प्रूव, तो ब्रांड इक्विटी डाल सकते हो। समझ रहा, आपको सोचना कैसे। देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकते पेपर में, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं वो कॉन्सेप्ट लगाना कैसे, उस चीज पे ध्यान दो।
ऐसा नहीं यार एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं लिख सकता। 70 केस स्टडीज, केस सिनेरियो, स्किल बेस्ड असेसमेंट, स्टडी मैट के क्वेश्चंस मिला लो अलग है। कैसे इतना याद रखोगे? भगवान हो क्या, रजनीकांत हो क्या, सब कुछ याद रहेगा? तो बी रियलिस्टिक इन योर गोल्स कि मुझे जो कॉन्सेप्ट में पढ़ के आया, मैंने स्टडी मैट को बेस बनाया, मुझे स्टडी मैट के अराउंड के पूरे कॉन्सेप्ट्स पता है, वो कॉन्सेप्ट इधर लगा कैसे पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी तक समझा लगाया कैसे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बता तो भी चलता। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। सारे जितने नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के जितने मॉडल है सर, कौन कौन से हैं? सर एक बार बता दो बेटा, रिवीजन वीडियो देखो। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। यस सर, पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड बस एक्सप्लेन किया है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, क्लिफ, कस्टमर पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ, लर्निंग एंड इनोवेशन, CLI, आई से लर्निंग, आई से इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, CLI, एफ से फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, क्लिफ हो गया शॉर्टकट। यस, फिर क्लिफ हो गया शॉर्टकट। देन बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद अपन ने क्या पढ़ा था सर बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद अपन ने परफॉर्मेंस पिरामिड पढ़ा था, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वही सेम, बस या डायग्राम अलग बना दी। अपना देखो, मैं एक बार ये चीज फिर से बता रहा हूँ और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे मन में बैठे। एग्जैक्टली ICI का आंसर नहीं लिखना है, ना पॉसिबल है, ना लिख सकते। ठीक है, मैं तुमको बोल भी तो तुम लिख दो, तुम लोग लिख पाओगे क्या? पॉसिबल है क्या? अरे जो चीज पॉसिबल नहीं उस चीज के लिए क्यों ट्राई करना? एक ओवर में 50 रन बनाने को बोलूं पॉसिबल है क्या? तो जो चीज इम्पॉसिबल है उसके लिए क्यों ट्राई करो? सोचो जो चीज पॉसिबल है वो ट्राई करो। ठीक है, अगर आपको 100 रन बनाने 10 ओवर में, मैं आपको अगर बोल रहा हूँ आखिरी ओवर में 100 रन बनाने, आखिरी 2 ओवर में 50-50 रन बनाना, पॉसिबल है क्या? उससे अच्छा कॉन्स्टेंटली वैसा करो ना जो तुमसे हो पाए। तो उसके लिए अपन ने डायग्राम बनाई है नोट्स में, क्लियरली परफॉर्मेंस मेजरमेंट की नोट्स खोलना, क्लियरली ढंग से डायग्राम है। परफॉर्मेंस पिरामिड, फिर उसमें मैंने बताया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, परफॉर्मेंस पिरामिड में बहुत डिटेल में बताया। सर कहाँ बताया बेटा? रिवीजन वीडियो में प्लीज। ठीक है, मैं जानबूझ के रिवीजन वीडियो इसलिए डाला कि उससे ये सब क्वेश्चंस में टाइम बच जाए। देन उसके बाद फिर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, देखो परफॉर्मेंस पिरामिड का एक ड्रॉबैक मैंने लिखा हुआ है नोट्स में एग्जैक्टली। सर हमें बता दो एक बार। चलो ठीक है, तुम्हें देखना ही है ना, ये देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की ये रही नोट्स। सर ये देखिए, ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये ड्रॉबैक है उसका कि PP परफॉर्मेंस पिरामिड ओनली कंसीडर्स फैक्ट्स रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर एंड शेयर होल्डर्स। हर चीज बताई हुई, और यही देखो यही सेम चीज ICI ने भी इधर लिखी हुई है। द ड्रॉबैक ऑफ द पिरामिड ओनली कॉन्सेंट्रेट लार्जली ऑन शेयर होल्डर एंड कस्टमर। समझ रहा है? तो वो नोट्स अगर अच्छे से कर लो ना, तुम्हें एग्जाम में फेल होने, सॉरी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नोट्स अच्छे से कर लो, तुम फेल नहीं होगे, तुम पास ही होगे। बस वो नोट ढंग से करो, डेडिकेशन थोड़ा सा दो अभी पढ़ाई में, मतलब नाउ इट्स हाई टाइम यू नीड टू स्टडी। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या होता? सर सेम सर, पूरी नोट्स बताई हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर, RDS, रिवॉर्ड्स डायमेंशन स्टैंडर्ड्स, अभी बस इंस्टीट्यूट ने लिखा अलग है, अपन ने पढ़ा डायग्रामेटिकली अलग है। दैट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट पता है ना? यस सर। देन उसके बाद सर परफॉर्मेंस प्रिज्म और ट्रिपल बॉटम लाइन। इन्होंने परफॉर्मेंस प्रिज्म दिया, इन्होंने ट्रिपल बॉटम लाइन नहीं दी। ठीक है, बट अपन ने सारे रिसोर्सेज पढ़े सर परफॉर्मेंस प्रिज्म और TBL सारे पढ़े। देखो परफॉर्मेंस प्रिज्म के बारे में भी बताओगे आप। परफॉर्मेंस प्रिज्म का शॉर्टकट क्या है? SQPC। SQPC कैसे याद रखना सर? सबसे पहले तो मेरे को प्रियंका चोपड़ा, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। सर S3, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा? सर स्ट्रेटेजीज के लिए मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज है? यस सर। फिर स्टेक होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन, यस सर। और मैं क्या प्रोसेसेस लगाऊंगा? यस सर। ये सारे पॉइंट्स है। हाँ सर। सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? मैंने यही पूरा चैप्टर डिटेल में रिवीजन वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवीजन वीडियो के कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं। सर यहाँ ट्रिपल बॉटम लाइन भी आएगा ना बेटा? ट्रिपल बॉटम लाइन लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर ट्रिपल बॉटम लाइन जो यूज होता है वो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, या अगर आपको लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट, आपको लिख सकते हो, आपको लिखना भी चाहिए। मैं आपके जगह होता मैं ट्रिपल बॉटम लाइन लिख लेता। ज्यादा ही लिखा ना, ऐसे मार्क्स नहीं काटेगा। ज्यादा लिखे तो कभी मार्क्स नहीं काटता ICI, कम लिखा तो प्रॉब्लम है। तो ICI अगर आप ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा। तो ट्रिपल बॉटम लाइन भी लिख देना। सर क्या होता है ट्रिपल बॉटम लाइन? सर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए यूज होता, सर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए यूज होता। सर 3 चीजें, पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। सर ये तीनों चीजें रही तभी सस्टेनेबल है सर। अगर दो चीजें मिली तो क्या होता सर? वो बताया हुआ है दो चीजों का। यस सर, यहाँ पूरे नोट्स में हर एक चीज बताई हुई है सर। कहा गया वो? ये रहा, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। सर ये हर एक चीज समझाई हुई है सर। तो सर फिर इसीलिए प्लीज नोट्स ढंग से करो, पहले रिवीजन पे फोकस करो, फिर क्वेश्चंस पे करना। मैं ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पहले प्लीज रिवीजन पे ध्यान दो। ठीक है, ये केस सिनेरियो 5 सर ऐसी है क्या? हाँ सर बेटा इसमें यही है। देखो 5 फोकस एरिया, स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन, स्ट्रेटेजीज, प्रोसेस, कैपेबिलिटीज, सब पढ़ के आए अपन रिवीजन वीडियो से।
तो ये अगर आप क्वेश्चन नहीं भी करो चलता, रिवीजन वीडियो ढंग से देख लो, ये पूरा जम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना बेटा केस सिनेरियो नंबर 5, केस स्टडी है कि केस सिनेरियो को मेरे को देखने दो, यस केस स्टडी, हाँ यहाँ अपनी केस स्टडी नंबर 5 खत्म होती है। ठीक है, चलिए थैंक यू।